हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस या यूजुअली कोगुलेटिव टाइप या रिजल्टिंग फ्रॉम इस्चीमिया। द लोकलाइज्ड एरिया ऑफ नेक्रोसिस सो डेवलप इज कॉल्ड एन इन्फेक्ट। कॉज ऑफ द इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली इन्फैक्ट जो कॉज जो होता है इंटरसेप्शन इन द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, जिसको बोलते हैं इस्चेमिक नेक्रोसिस बोलते हैं। ये लेस कॉमनली देखा जाए तो वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं। जनरली सडन या कंप्लीट या कंटिन्यूस ऑक्लूजन होने की वजह से प्रोड्यूस होता है इन्फेक्शन। एंड देन अदर देखा जाए कि इन्फेक्शन में प्रोड्यूस बाय नॉन ऑक्लूसिव सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी एज वेल एज जैसे इनकम्प्लीट एथेरोस्क्लेरोटिक नर्विंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी प्रोड्यूस मायोकार्डियल इन्फेक्शंस ड्यू टू एक्यूट कोरोनरी इनसफिशिएंसी के वजह से। जैसे कि हार्ट में जब एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमने देखा था तो वो या तो फिर वहाँ की वेसल्स नैरो हो जाने की वजह से या इनकम्प्लीट एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोविन होने की वजह से या कोरोनरी इनसफिशिएंसी होने की वजह से। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑक्लूजन होने की वजह से ही सर्कुलेशन में इन्फैक्ट हो। समटाइम जो इन्फैक्ट होता है वहाँ की वेसल्स नैरो होने की वजह से या फिर इनकम्प्लीट नैरोविंग होने की वजह से या फिर कोरोनरी इनसफिशिएंसी ऑब्स्ट्रक्शन होता ही है कॉज, लेकिन ये रीज़न भी हो सकते हैं जैसे कि हार्ट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमने देखा है। टाइप ऑफ द इन्फेक्शन देखते हैं तो क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द देयर फीचर्स, डिफरेंट टाइप के जो फीचर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू देयर कलर, तो ये टू टाइप से होंगे। एक तो पेल एंड एनेमिक ड्यू टू आर्टेरियल ऑक्लूजन हो रहा है, जो मतलब एरिया जो सीन होगा वो कॉम्पैक्ट ऑर्गन्स में दिखेगा, जैसे कि किडनी हो सकता है, हार्ट हो सकता है, स्प्लीन हो सकता है। जो सेकंड टाइप का होगा वो रेड या हेमरेजिक हो सकता है, वो सॉफ्ट लूज टिश्यूज़ में शो होगा, जैसे कि पल्मोनरी आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं या फिर आर्टरी या वेनस को ऑक्लूजन में देखेंगे या इंटेस्टाइन में या लंग्स में हम देख सकते हैं। अब सेकंड टाइप का अगर देखेंगे इनफैक्ट तो अकॉर्डिंग टू देयर एज के अकॉर्डिंग कि रिसेंट है या मतलब रिसेंटली मतलब कुछ ही टाइम में या फ्रेश इन्फैक्ट है या फिर ओल्ड या हीलर जिसमें स्कार बन गया हो वो इन्फैक्ट है। अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ इन्फेक्शंस, जैसे कि ब्लेंड जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन से फ्री होता है जिसको ब्लेंड इन्फैक्ट बोलते हैं, ये सेप्टिक वेन इन्फेक्टेड हो सकता है। अब पैथोजेनेसिस ऑफ द इन्फैक्ट देखेंगे कि जो लोकलाइज हाइपरेमिया होगा ड्यू टू लोकल एनोक्सिमिया, इमीडिएटली ऑब्स्ट्रक्शन हुआ ब्लड सप्लाई, तुरंत हाल फिलहाल में जो लोकलाइज हाइपरेमिया देखेंगे उस जगह पे हाइपरेमिया पेलनेस रेडनेस देखेंगे, वो क्या हुआ रिसेंटली किसी ब्लड सप्लाई या वेसल्स में आर्टरी में वेन में ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाना कुछ ही टाइम हुआ हो, या विद इन फ्यू आवर्स में जो वहाँ पे चेंजेस होंगे वो हो सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे सबसे पहला जो चेंजेस होगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, तो वो जो सेल्स होगी अफेक्टेड पार्ट होगा उसमें स्वेलिंग होगी ड्यू टू इडिमा की वजह से या हैमरेज होने की वजह से, इंटरनल हैमरेज भी हो सकता है, उसके वजह से वहाँ पे सूजन आ जाएगी। द अमाउंट ऑफ हैमरेज इज़ वेरिएबल, मोर मार्क्ड होगा, जैसे कि लंग्स स्प्लीन में भी देखा जा सकता है। और किडनी हार्ट जो होता है उसमें सूजन ऐसा नहीं आएगा, उसमें सीधे इन्फेक्शन होके या तो हार्ट फेलियर में जाके पेशेंट की डेथ हो सकती है या तो कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब हम देखा जाए आगे कि 12 से 48 घंटे में जो चेंजेस होंगे वो सेलुलर लेवल पे चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल टाइप के चेंजेस जो मोस्टली देखा जाए कि इरिवर्सिबल टाइप के वहाँ पे चेंजेस शुरू हो जाएंगे, जैसे कि जो सेल्स होगी वहाँ पे क्लाउडी स्वेलिंग शुरू हो जाना, डिजनरेशन शुरू हो जाना, ठीक है, जिसको रिवर्सिबल सेल इंजुरी में बोलते हैं। अगर वहाँ पे सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी जिसको इरिवर्सिबल इंजुरी या नेक्रोसिस में हम बोलेंगे, जो 48 घंटे में
ये चेंजेस शो करेंगे उस सेल्स में। एंड देन प्रोग्रेसिव प्रोटियोलाइसिस शुरू हो जाएगा, वहाँ पे नेक्रोसिस जो टिश्यूज़ में अगर इस टाइम पे भी इन्फाक्ट कम नहीं हुआ, ऑक्लूजन कम नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हटा, तो आगे जाने के बाद क्या होगा, प्रोटियोलाइसिस आगे देन नेक्रोसिस होने शुरू हो जाएंगे टिश्यूज़ में, और वहाँ के जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें लाइसिस होना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी, हाइपरमिया अपीयर हो जाएगा, सराउंडिंग जो आउटसाइड के टिश्यूज़ होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट आगे जो रिस्पॉन्ड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रोटियोलाइसिस शुरू हो जाएगा। एंड देन जो ब्लड पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि हिमेटोडिन और हिमोसिड्रिन होंगे, लिबरेटेड होंगे बाय लाइसिस ऑफ द आरबीसी में, जो डिपॉजिट हो जाएंगे, इन्फार्क्ट्स में डिपॉजिट हो जाएंगे, कलेक्शन बनाना शुरू कर जाएंगे, और आगे जाने के बाद ये इन्फार्क्ट जो होगा पेल ग्रे कलर का, क्योंकि वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो हाइपरमिक कंडीशन थी, हेमरेज वाली कंडीशन थी, क्योंकि वहाँ रेड ब्लड सेल्स अब बची नहीं, उनका लाइसिस हो चुका, नेक्रोसिस होना शुरू हो गया, तो उसके वजह से जो वो एरिया दिखेगा वो कैसा दिखेगा, पेल ग्रे कलर का, जैसे क्योंकि रेड ब्लड सेल्स लॉस हो चुकी हैं वहाँ पे। एंड देन आगे देखा जाए कि इन ग्रोथ ऑफ द ग्रेनुलेशन टिश्यू बढ़ेगा, वहाँ के मार्जिन्स जो होंगे इन्फार्क्ट के, इवेंचुअली जो इन्फार्क्ट रिप्लेस होगा फाइब्रस स्कार में रिप्लेस होना शुरू हो जाएगा। एंड दिस ट्रॉपिक्स कैल्सिफिकेशन में हो सकता है कुछ चेंजेस मिल सकते हैं। अब मॉर्फोलॉजिकली फीचर्स में देखा जाए तो ग्रॉसली देखा जाए तो जो अगर हमारे किसी सॉलिड ऑर्गन में इन्फार्क्ट होता है तो वो पहली चीज़ तो वेज शेप्ड का इन्फार्क्ट होगा, दूसरी चीज़ जो उसके पॉइंटेड होंगे वो इंटरनल पार्ट्स के अंदर की ओर पॉइंट होगा, और जो बेस होगा उस इन्फार्क्ट का वो सरफेस एरिया, ऑर्गन के सरफेस एरिया पे हमको शो होगा, मतलब पॉइंट हमेशा ऑर्गन के अंदर की ओर शो होता है, और जो उसका बेस होगा वो सरफेस एरिया पे शो होगा। या फिर जैसे जब इन्फार्क्ट जो ड्यू टू आर्टेरियल ऑक्लूजन की आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या ऑक्लूजन की वजह से होता है तो वो पेल दिखेगा, क्योंकि जनरली पेल होगा, और अगर वेनस ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पे हेमोरेजिक हो सकता है। मोस्ट जो इन्फार्क्ट होगा वो पेल होगा, और आगे जब रेड ब्लड सेल्स लाइज्ड हो जाएंगी, जैसे पल्मोनरी इन्फार्क्ट हो गया, बिकम कोई अदर इन्फार्क्ट हो गया, तो देन वो पेल दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ द ब्लड वहाँ पे हट चुका है। एंड सेरेब्रल इन्फार्क्ट देखा जाए तो पोरली डिफाइन द, क्योंकि सेंट्रल सॉफ्टनिंग उसमें शुरू हो जाएगी। रिसेंट जो इन्फार्क्ट होता है उसमें अगर हम स्लाइटली चेंजेस देखेंगे तो इलेवेटेड होगा ओवर द सरफेस में, बड़ा दिखेगा। जो ओल्ड इन्फार्क्ट होगा वो श्रंकन दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग नहीं होगी, वहाँ पे सेल्स नेक्रोसिस हट चुकी होगी, तो वो एरिया जो होगा वो श्रंकन होगा, सुकड़ा हुआ दिखेगा, डिप्रेस्ड एरिया दिखेगा, ठीक है, और ऑर्गन के सरफेस पे जहाँ उस पर नेक्रोसिस इन्फार्क्ट हुआ था। अब हम माइक्रोस्कोपिकली चेंजेस देखेंगे तो जैसे कि साइटोलॉजिकल चेंजेस ऑल इन्फार्क्ट्स में, जैसे कोगुलेटिव या इस्चेमिक नेक्रोसिस आर अफेक्टेड एरिया या टिश्यू या ऑर्गन पे प्रेजेंट होगा, और जो सेरेब्रल इन्फार्क्ट होगा देर उसमें क्या होगा, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस प्रेजेंट होता। अगर ऑर्गन की बात करें तो वहाँ पे कोगुलेटिव टाइप की नेक्रोसिस हमको मिलेगी, और अगर हम सेरेब्रल इन्फार्क्ट की बात करते हैं यहाँ पे हमको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस मिलती है। सम अमाउंट में जो हैमरेज होगा वो किसी भी इन्फार्क्ट में प्रेजेंट हो सकता है। अब हम इन्फार्क्ट के पेरिफेरली देखें तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस और हम वहाँ पे नोटेड देख सकते हैं, जैसे कि इनिशियली में वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके बाद में माइक्रोफेजेस या फाइब्रोब्लास्ट वहाँ पे अपीयर होंगे, वो हमें दिखेंगे पेरिफेरली इन्फार्क्ट के। एंड देन जो नेक्रोसिस एरिया रिप्लेस हो जाएगा फाइब्रस स्कार में धीरे धीरे, क्योंकि इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस स्टार्ट हो गए, तो जो वहाँ पे नेक्रोसिस वाले टिश्यू होंगे वो हट जाएंगे, और वहाँ पे क्या होगा, एक फाइब्रस स्कार टिश्यूज़ में बनना शुरू हो जाएगा। आगे जाके ये देखा जाएगा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो सेरेब्रल इन्फार्क्ट होगा, जो लिक्विफेक्टिव जो वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो रही थी ग्लियोसिस में, वो रिप्लेसमेंट हो जाएगी माइक्रोग्लिया सेल्स में, डिस्टेंडेड टू फैटी मटेरियल्स वहाँ पे शो होंगे। अब जो इन्फार्क्ट्स होते हैं वो कौन कौन से ऑर्गन्स में हो सकते हैं। अब इन्फार्क्शन जो होंगे सम ऑर्गन जैसे कि लंग्स हो सकता है, किडनी, लीवर, स्प्लीन हो सकता है,
ठीक है। सेरेब्रल इन्फार्क्ट्स हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट्स हो सकता है और इंटेस्टाइनल में हो सकता है। तो हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्ट ऑलरेडी हमने देख लिया कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो आप देख सकते हो कि मायोकार्डियल इन्फार्क्ट्स कैसे है। तो हम यहाँ पे जो लंग्स, किडनी, लीवर, स्प्लीन, सेरेब्रल हो सकता है और उसके बाद इंटेस्टाइनल इन्फार्क्ट की हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। जैसे कि लंग्स इन्फार्क्ट की हम बात करें कि जब लंग में इन्फार्क्ट होगा तो या तो एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है कि पल्मोनरी आर्टरी या मतलब पल्मोनरी आर्टरी में जब एम्बोलिज्म होना तो वो आगे जाके क्या करेगा, पल्मोनरी इन्फार्क्ट में करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एम्बोलिज्म की वजह से ही वहाँ पे हो। सम टाइम वहाँ पे देखा जाए कि लंग्स जो रिसीव करता है ब्लड सप्लाई, ठीक है, ब्रोंकियल आर्टरी या फिर ब्रोंकियल वहाँ की आर्टरी ऑक्लूजन हो जाए, तो हमेशा ये नहीं, इनके वजह से इन्फार्क्ट होता ही होता है, ये पैथोलॉजी में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। लेकिन कुछ जो इन्फार्क्ट होता है वो क्या होता है, वहाँ के क्रोनिक लंग्स डिजीज़ के या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से भी लंग्स में इन्फार्क्ट हो सकता है, ठीक है। अब जो पल्मोनरी इन्फार्क्ट होगा वो वेट शेप्ड ही दिखेगा, बेस ऑन द प्लूरा पे हेमोरेजिक होगा, वेरिएबल साइज़ का हो सकता है, मोस्टली जो होगा लोअर लोब्स में हो सकता है या फिब्रिनस प्लूराइटिक हो सकता है, ठीक है। देन आगे देखे जाए तो एरिया जो कवर्ड होगा वो फाइब्रिनस प्लूराइटिस से यूजुअली कवर होगा एरिया इन्फार्क्ट जो होगा। कट सरफेस में अगर हम देखते हैं तो डार्क पर्पल या में शो हो सकता है, ब्लॉक्ड वेसल्स वहाँ पे हमें शो हो नियर द अपेक्स ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया पे, जहाँ इन्फार्क्ट हो चुका वहाँ के अपेक्स पे हमें ब्लॉक्ड वेसल्स दिख सकती हैं। ओल्ड ऑर्गेनाइज में देखा जाए या हील जो पल्मोनरी इन्फार्क्ट होता है वो अपीयर करेगा रिट्रैक्टेड, वहाँ पे स्कार, एक फाइब्रस स्कार वहाँ पे ओल्ड वाले उसमें बन जाएगा। माइक्रोस्कोपल के लिए देखेंगे तो हम वहाँ पे कोगुलेटिव टाइप की नेक्रोसिस देखेंगे वो एल्विलर वॉल्स में, एंड देन आगे इन्फिल्ट्रेशन होगा न्यूट्रोफिल्स का, ठीक है। इंटेंस एल्विलर कैपिलरी में कंजेशंस शो हो सकता है और बाद में वहाँ पे हीमोसिड्रिन और फैगोसाइट रिएक्शन से ग्रैनुलेशन टिश्यूज वहाँ पे शो होंगे आगे वाले स्टेजेस में। देन अब हम जैसे किडनी का इन्फार्क्ट देखते हैं तो रिनल इन्फेक्शन इज़ अ कॉमन, बहुत ही कॉमन हो सकता है, 5% ऑटोप्सीज में हमें मिलता है। मेजोरिटी देखा जाती है कॉज्ड किसकी वजह से, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है या तो हार्ट की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि म्यूरल थ्रोम्बोई इन द लेफ्ट एट्रियम में होने की वजह से, या मायोकार्डियल इन्फेक्शंस की वजह से किडनी में इन्फार्क्ट हो जाना, या वेजिटेटिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से, या एओर्टिक एनोरिज्म की वजह से। लेस कॉमनली जो कॉज देखते हैं वो रिनल इन्फार्क्ट ड्यू टू एडवांस्ड रिनल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर आर्थराइटिस की वजह से, सिकल सेल एनीमिया की वजह से भी रिनल इन्फार्क्ट मिल सकता है। अब हम ग्रॉसली जो चेंजेस देखेंगे रिनल इन्फार्क्ट में, मल्टीपल में भी बायलेटरल दोनों हो सकता है, मल्टीपल इन्फार्क्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। अब कैरेक्टरिस्टिकली देखेंगे तो ये पेल या एनेमिक वेस्ट शेप्ड का दिखेगा, जो वेस्ट होगा वो रेस्टिंग होगा कहाँ पे, कैप्सूल्स या कैप्सूल्स पे, एंड अपेक्स जो पॉइंटिंग होगा टूवर्ड द मेडुला साइड में, इनर साइड में दिखेगा हमको। एक नैरो रिम होगी वहाँ पे रिनल टिश्यूज़ में, मतलब एक कैप्सूल्स इज सेपरेटेड बिकॉज इट ड्रॉ द इट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम द कैप्सुलर वेसल्स में। एंड देन जो रिनल इन्फार्क्ट होगा फर्स्ट 2 या 3 डेज में रेड या कंजेस्टेड दिख सकता है। चौथे दिन जब वहाँ पे देखेंगे तो येलो, पेल येलो टाइप का शो होगा। 1 वीक में देखेंगे तो एनीमिक जैसा दिखेगा एंड डिप्रेस्ड हो सकता है क्योंकि धीरे धीरे श्रंकन होना शुरू हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिकली देखे जाए तो यहाँ पे कोकुलेटिव टाइप की नेक्रोसिस होगी रिनल पैरेन्काइमा में, एंड गोस्ट ऑफ द रिनल ट्यूबल्स या जो ग्लोमेरुली होगी विदाउट इंटैक्ट न्यूक्लियाई के होंगे, साइटोप्लाज्म कंटेंट वहाँ पे प्रेजेंट होगा। मार्जिन्स पे जो देखेंगे तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस स्टार्ट होंगी, इनिशियली एक्यूट बट लेटर माइक्रोफेजेस या फाइब्रिनस टिश्यू प्रीडोमिनेंट वहाँ पे शो होंगे हमको। अब इन्फार्क्ट स्प्लीन में देखा जाती है, कॉमन साइट के इन्फार्क्ट्स हो सकते हैं। स्प्लेनिक जो इन्फार्क्ट होंगे रिजल्ट ऑक्लूजन ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी के वजह से, इसकी ब्रांचेज में ऑक्लूजन होने की वजह से हमें स्प्लीन इन्फार्क्ट मिल सकता है, ये इसका कॉज हो सकता है। या फिर ये थ्रोम्बोएम्बोलाई अराइजिंग फ्रॉम इन द
द हार्ट से राइज हुआ हो, या फिर वहाँ के म्यूरल थ्रोम्बाई ऑफ द लेफ्ट एट्रियम से हो सकता है, वेजिटेटिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से, या कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हो गई माइक्रो सर्कुलेशन में, ठीक है, जिनकी वजह से हमको स्प्लीन में इन्फार्क्ट मिल सकता है। ग्रॉसली देखा जाए तो ये मल्टीपल इन्फार्क्ट्स भी स्प्लीन में प्रेजेंट हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिकली देखा जाए तो पेल और एनेमिक वेज शेप्ड ये भी शो होगा, एंड बेस पे पेरीफेरी दिखेगा, पेरीफेरी एट द बेस पे ब्रॉड दिखेगा, और उसके बाद अपेक्स जो पॉइंटेड टूवर्ड हाइलम की ओर शो होगा। और माइक्रोस्कोपिकली में वही कोगुलेटिव टाइप की नेक्रोसिस होगी, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होंगे उसमें, टिश्यूज में वहाँ पे श्रंकन फाइब्रस स्कार शो हो सकता है। लीवर इन्फार्क्ट की बात करते हैं। लीवर इन्फार्क्ट ड्यू टू ब्लड सप्लाई अरेस्ट होने की वजह से, जैसे कि पोर्टल वेन या हिपेटिक आर्टरी के ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से हो सकता है, ठीक है, या उनकी ब्रांचेस में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या फिर वहाँ पे आर्थराइटिस या एथेरोस्क्लेरोसिस या ब्लैंड एंड सेप्टिक एम्बोलाई की वजह से भी लीवर में इन्फार्क्ट हो सकता है। अब हम ग्रोसली जो उसमें चेंजेस देखेंगे वही कि वो एनीमिक या पेल दिखेगा, सम टाइम हेमोरेजिक भी हो सकता है ड्यू टू सफ़र ऑफ द साइट ऑफ ब्लड की वजह से, पोर्टल वेन होने की वजह से वहाँ पे हेमोरेजिक टाइप के भी इन्फार्क्ट शो हो सकता है। देन आगे देखा जाए तो रेड ब्लू एरिया इन द लीवर पैरेन्काइमा में हमको शो होगी। माइक्रोस्कोपिकली देखें तो जो इस्चेमिक इन्फार्क्ट होगा ये पेल एनीमिक होगा, स्प्लीन और जैसे किडनी में शो हो रहा था सेम एज इट इज़ होगा। इन्फार्क्ट ऑफ जैन ऑकरिंग ड्यू टू रिड्यूस पोर्टल ब्लड फ्लो के रिड्यूस होने की वजह से, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन रिजल्टिंग टू क्रोनिक एट्रोफी ऑफ हिपेटोसाइट्स, ये डायलिटेशन ऑफ द साइनोसाइड की वजह से वहाँ पे हमें इस टाइप के शोज दिखेंगे। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फार्क्ट देखें तो जो इस्चेमिक लेजन होगा वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो सकता है ऑफ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे जिसके इफेक्ट की वजह से कोलोन भी इफेक्ट हो सकता है, जिसको इस्चेमिक कोलाइटिस या इस्चेमिक एंट्रोकोलाइटिस भी बोलते हैं, और या फिर इस्चेमिक बॉबल डिजीज़ भी बोलते हैं। ये 3 टाइप के होंगे, या तो ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट हो सकता है, म्यूरल इन्फार्क्ट हो सकता है, या फिर इस्चेमिक कोलाइटिस हो सकता है। जो ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट होगा वो कैरेक्टराइज्ड बाय फुल थिकनेस इन्वॉल्वमेंट होगा। ट्रांसम्यूरल जो इस्चेमिक नेक्रोसिस या गैंग्रीन ऑफ द बॉवल्स में हो सकता है। म्यूरल इन्फार्क्ट देखा जाए तो कैरेक्टराइज्ड बाई हेमोरेजिक गैस्ट्रो एंट्रोपैथी या हेमोरेज एंड नेक्रोसिस वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। जो इस्चेमिया की वजह से इफेक्ट होगा वहाँ पे म्यूरल इन्फेक्शन होगा, वहाँ की म्यूकोसा या सब म्यूकोसा में सुपरफिशियल मस्कुलरिस में हो सकता है, म्यूकोजल इन्फेक्शंस हो सकता है, जिसकी वजह से जो म्यूकोजल की जो सुपरफिशियल लेयर होगी वहाँ पे भी इन्फेक्शन या ये नेक्रोसिस वहाँ पे हाइपोक्सिया शो हो सकती है। इस्चेमिक कोलाइटिस में देखा जाए तो ड्यू टू क्रोनिक कोलोनिक इस्चेमिया की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो फाइब्रोटिक नैरोविंग होने की वजह से बॉबल अफेक्ट होगा, ठीक है। ये आगे देखा जाए तो मल्टीपल कॉजेज यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, एओर्टिक एन्यूरिज्म, वेसोस्पाज्म या फिर हाइपरप्लेजिया हो गई फाइब्रोमस्कुलर में, एंड द इन्वेजन ऑफ द ट्यूमर की वजह से, या फिर ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से, वेरियस टाइप के हो सकते हैं, मेसेंट्रिक आर्टेरियल एम्बोलिज्म की वजह से, ठीक है, ये सारे, या मेसेंट्रिक वेनस ऑक्लूजन की वजह से यहाँ पे हमको इन स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फार्क्ट मिल सकता है। म्यूरल या फिर म्यूकोजल जो इन्फार्क्ट होता है जिसको हेमोरेजिक गैस्ट्रोएंट्रोपैथी बोलते हैं, इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे शॉक हो गया, कार्डियक फेलियर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या इनटेक ऑफ द ड्रग्स कॉजिंग वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे कि डिजिटेलिस या नॉर एपिनेफ्रिन होगी, वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन वहाँ पे कॉज करने की वजह से भी म्यूरल इन्फार्क्ट हो सकता है। अब सेरेब्रल इन्फार्क्ट की बात करते हैं तो सेरेब्रल इन्फार्क्ट इज अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस कॉज्ड बाय लोकल वेस्कुलर ऑक्लूजन, आर्टेरियल और वेनस ऑक्लूजन की वजह से हो सकता है। या ओकेजनली देखा जाए तो इट में भी रिजल्ट ऑफ नॉन ऑक्लूसिव कॉजेज, जैसे कि कंप्रेशन की वजह से, जो सेरेब्रल आर्टरी होती है उनमें कंप्रेशन की वजह से, या हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी के वजह से भी सेरेब्रल इन्फार्क्ट हो सकता है। क्लिनिकली साइन और सिम्टम एसोसिएटेड विद सेरेब्रल इन्फार्क्ट डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया में इन्फार्क्ट हुआ है।
इन जनरल अगर फोकल या न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट होगा तो उसे स्ट्रोक बोलते हैं। अगर स्ट्रोक पेशेंट में हुआ, फ्रेश इन्फाक्ट हुआ है, तो उसकी वजह से पैरालिसिस, पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया के सिम्टम भी शो हो सकते हैं। ठीक है, पैरालिसिस हो सकता है। एंड देन एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक भी आ सकता है। अब आर्टेरियल ऑक्लूजन में देखेंगे तो जो ऑक्लूजन ऑफ द आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरीज में ऑक्लूजन होगा वो थ्रोम्बाई या एम्बोलाई की वजह से हो सकता है, जिसके वजह से सेरेब्रल इन्फार्क्ट हो रहा है। ये आगे जाके क्या करें, जो एम्बोलिक आर्टेरियल ऑक्लूजन वो कॉमनली हो सकता है हार्ट में या फिर म्यूरल थ्रोम्बोसिस की वजह से, थ्रोम्बोसिस में, या कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है फ्रॉम आर्टेरियल फिब्रिलेशन से, एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है। साइज एंड शेप ऑफ द एन इन्फार्क्ट देखा जाए तो एनाथमोसिस या कनेक्शंस मतलब डिपेंड करता है कि किस जगह का, कि कौन सी ब्रांच, कौन सी आर्टरी को वो इफेक्ट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है उसका साइज एंड शेप जो सेरेब्रल इन्फार्क्ट का होता है। जैसे से सर्कल ऑफ विलिस देखा जाए तो प्रोवाइड कंप्लीट कोलेटरल फ्लो ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड वर्टिब्रल ब्रांचेस। मिडिल एंड एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरीज में देखा जाए तो पार्शियल एनाथमोसिस ऑफ द देयर डिस्टल ब्रांचेस, इसमें कंप्लीट ऑक्लूजन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फार्क्ट होता है। वेनस ऑक्लूजन हो सकता है। वेनस ऑक्लूजन जो ब्रेन का होगा वो इनफ्रीक्वेंट फिनोमेना ड्यू टू गुड कम्युनिकेशन इन द सेरेब्रल वेनस ड्रेनेज की वजह से, या हाउएवर इन कैंसर ड्यू टू इंक्रीज प्रीडिस्पोजिशन ऑफ द थ्रोम्बोसिस या सुपरफिशियल सेजाइलर थ्रोम्बोसिस की वजह से मे बी ऑकरिंग लीडिंग टू बाइलेटरल हो सकता है, पैरासेजाइटल या मल्टीपल हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स भी हो सकते हैं। नॉन इंक्लूसिव कॉजेज में जो होंगे वो या तो रेट ऑफ द रिडक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो की वजह से, टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स, उस टाइप की ब्लड वेसल्स वहाँ पे इन्वॉल्व हुई है, या फिर एक्सटेंड ऑफ द कोलेटरल सर्कुलेशन की वजह से। हिस्टोलॉजिकली, मार्फोलॉजिकली अगर ग्रॉसली हम चेंजेस देखेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे एनेमिक या हेमोरेजिक भी हो सकता है, क्योंकि वेनस और आर्टेरियल दोनों वहाँ पे इन्फाक्ट प्रेजेंट, ऑक्लूजन हो रहा है वेन्स में, आर्टरी में, दोनों होने की वजह, इसी वजह से पेल या फिर हेमोरेजिक दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। एनेमिक जो इन्फाक्ट होगा ये बिकम एविडेंट होगा 6 to 12 आवर्स में। ठीक है, एंड देन अफेक्टेड एरिया सॉफ्ट एंड स्वॉलन हो सकती है, ब्लरिंग भी हो सकती है जंक्शन बिटवीन ग्रे एंड वाइट मैटर के बीच में। विद इन 2 या 3 डेज में इन्फैक्ट जो होगा सॉफ्टनिंग हो जाएगी। एंड आगे देखा जाए तो जो उसमें सेंट्रल में देखेंगे तो लिक्विफेक्शन या पेरीफेरली फॉर्म हो जाएगा ग्लियल रिएक्शन की वजह से, थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा और फॉर्मिंग एक सिस्ट टाइप का इन्फैक्ट वहाँ पे बना लेगा। हेमोरेजिक इन्फैक्ट जो होगा वो रेड कलर का होगा, सुपरफिशियल रिजेंबल, जैसे कि हेमेटोमा दिखता है वैसे ही हेमोरेजिक इन्फैक्ट वहाँ पे शो होगा। इट इज़ यूजली रिजल्ट देखा जाए तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द आर्टरी, एम्बोलाई या वेनस थ्रोम्बोसिस के ऑक्लूजन की वजह से एक फ्रेगमेंट टाइप का वहाँ फ्रेगमेंटेशन बना लेता है। अब हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो इनिशियली देर इज वहाँ पे यूसिनोफिलिक न्यूरॉन नेक्रोसिस, कोई न्यूरोनल नेक्रोसिस या लिपिड वेस्कुलाइजेशन वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से वहाँ पे ब्रेकडाउन होने लगेगा माइलिन का। और साइमल्टेनियसली देखा जाए तो जो इन्फेक्टेड होगा एरिया होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आफ्टर 2 और 3 डेज में प्रोग्रेसिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वहाँ पे मैक्रोफेजेस स्टार्ट हो जाएंगे एंड देयर ये एस्ट्रोसिस्टिक या वेस्कुलर प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगा। देन आगे वीक और मंथ में देखा जाए तो मैक्रोफेजेस वहाँ से क्लियर हो जाएंगे एंड अवे द नेक्रोटिक डेब्रिस भी हट जाएगा बाय फैगोसाइटिक रिएक्शन की वजह से। एंड देन आगे देखा जाए तो एक लिटिल फाइन फाइब्रोसिस बन जाएगा जिसको हेमोरेजिक इन्फैक्ट बोलेंगे। ठीक है, देन उसमें जो कंटेन होगा हेमोसिड्रिन होगा। अल्टीमेटली आफ्टर 3 to 4 मंथ में जो ओल्ड सिस्टिक इन्फैक्ट होता है वो आगे एक सिस्ट टाइप का फॉर्म्ड हो जाएगा, बन जाएगा स्मॉल ब्लड वेसल्स में एंड पेरीफेरी ये फिब्रिलरी ग्लियोसिस, और जो स्मॉल कैविटी होगी इन्फैक्ट की उसको बोलेंगे लैकुनार टाइप का इन्फैक्ट। ठीक है, इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आगे जाके, ये सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, पैराप्लेजिया, ये सब सिम्टम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। Thank you so much for watching my video.